दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श और आर्किटेक्ट इंडिया का संयुक्त प्रोग्राम है बा मुलाहिजा। और बा मुलाहिजा का ये जो तीसरी कड़ी है वो केवल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से कुछ कुछ चीजें जो अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो चीजें आई हैं और उसमें भी अ, वो चीजें जहां जिसको लेके एक बहुत बड़ा सस्पेंस था कि पता नहीं एसबीआई पूरा मामला जो है देगा कि नहीं देगा, सारे उस दस्तावेज सौंपेगा कि नहीं सौंपेगा, या और भी कई चीजें थी। तो उसमें चीज जैसा भी हो, जो उन्होंने सौंपा तो है, लेकिन कुछ कुछ चीजें वो बचा ले गए हैं। और सब लोग कयास लगा भी रहे थे कि क्या भरोसा कि एसबीआई जितना आनाकानी कर रहा था, 30 जून तक का वो समय मांग रहा था, तो पूरा वो सबूत दिया होगा कि नहीं दिया होगा, दस्तावेज सौंपे होंगे कि नहीं सौंपे होंगे। दूसरा, जो जिस तरह का इलेक्शन कमीशन बना है वो भी कितना उसको पारदर्शी ढंग से वो ले आएगा, दिखाएगा। तो आज इसी सब चीजों को लेके ये आज की ये प्रस्तुति है। और प्रस्तुति इसलिए भी है कि अ, अब वो भयावह दृश्य या भयावह पूरा एक कहिए कि अ, ताना बाना या मकड़जाल जिसको बोलते हैं, वो एक उसकी तस्वीर मतलब साफ साफ उभरने लगी है, जिसके बारे में आमतौर पर लोग कयास लगाते थे कि कयास क्या लगाते थे, लोग बोलते थे, जो जानते थे वो बोलते थे। और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जिन लोगों ने कुछ भी बोला उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, या एकदम उसको उपेक्षित कर दिया जाना, या जो भी आप उसका टर्म आप यूज कर सकते हैं, इग्नोर कर देना, या दूसरे मुद्दे जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो उसको जरूरी मुद्दा बना के पेश करना। उसमें हर चीज है उसमें। मतलब बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुछ कुछ तस्वीर तो उभर रही है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी आपको फिर से लेके जाना पड़ेगा आपको गुजरात। गुजरात का जो पूरा मॉडल है, और खास करके अ, नरेंद्र मोदी के सत्ता में, गुजरात की सत्ता में काबिज होने का जो पूरा एक मॉडल वहां से शुरुआत होती है। और वो किस तरह से 56 इंच का सीना और हिंदू हृदय सम्राट बनाए जाने या छवि बनाए जाने की अ, पूरी एक कवायद शुरू होती है, एक पूरी व्यवस्था शुरू होती है। और इसमें यदि कहीं से भी कोई भी किसी भी रूप में खतरा यदि लगता है तो उसको किस तरह से उसको मतलब गायब कर दिया जाता है, या उस उसको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये पूरी आप ये भी देख सकते हैं कि मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि इसी का ही एक टेंशन है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो है जो लीगली किया गया है। इसके अलावा कितने किस तरह के बॉन्ड, किस तरह की चीजें हो रही होंगी और चल रही हैं, उसका अंदाजा लगाना अभी बहुत मुश्किल है। ये तो अभी चलिए एक सार्वजनिक इकाई है जिस पे आप दबाव डाल के कुछ कर लेते हैं, लेकिन और किस तरह से चीजें आई 2011-12 से लेकर, 2011-12 से नहीं, हम कहते हैं 2000 से, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब से लेके कौन कौन से तौर तरीके चलाए गए। और मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति पे ले आने की जरूरत नहीं है। हाँ, व्यक्ति हो सकता है कि उस समय वो एक प्रमुख चेहरा हो, लेकिन व्यक्ति के पीछे की जो पूरा तंत्र है कैसे काम करता है,
वो कैसे काम करता है, और साथ साथ इसके जो पूरे आइडियोलॉग्स हैं, इसके जो विचारक हैं, इसके जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, इसमें जो सत्ता में जो वर्चस्वशाली समाज के लोग हैं, वो कैसे इसका उसका हिस्सा बनते चले गए। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा शीर्षक ही है कि देश क्या मकड़जाल में फंस गया है। दूसरा शीर्षक है, दूसरा उसी को लेके है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने कौन कौन से तरकीब, किस किस तरीके से वो चीजें मतलब काम की गई इसमें। अब तो राहुल गांधी भी खुल के बोलने लगे हैं। नाम अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी का अब एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट अब लोगों ने रख दिया है। और जिस तरह से चीजें मतलब सामने आ रही हैं, जिस भयावह तरीके से, ये तो उन लोगों के लिए हैं जो एक कुछ न कुछ बिजनेस कर रहे थे, रोल बिजनेस का अपना तंत्र चला रहे थे। इसके साथ साथ करीब करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या को कैसे मतलब अपंग बनाया जाना, कैसे उसको आर्थिक रूप से उसकी पाइपलाइन को काट देना, ये भी एक साथ में प्रक्रिया चल रही थी। और ये प्रक्रिया और गुजरात मॉडल के दो पहलू हैं। एक आपको याद होगा, राणा अयूब की एक किताब है। राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स, वो एक इस पूरे चीजों को समझने में आपको बहुत कारगर साबित होगा। दूसरा, आपको जज लोया की जो पूरी उनकी हत्या और हत्या को लेके तमाम अ, मतलब अलग अलग चीजें पहलू उसमें सामने आए। तो उस पे एक किताब है, सत्ता की सूली। तो ये उसी का ही एक्सटेंशन हमको मुझे लगता है कि ये पूरा दिखाई देगा इलेक्टोरल बॉन्ड में भी, और इसके अलावा भी कितनी चीजें हो रही हैं वो आपको दिखाई देगा। तो हमारे साथ विघ्नेश भाई हैं। हम लोग इस पे कोई बहस नहीं करने जा रहे हैं। इस पे हम एक मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे कि, और विमर्श इसलिए भी नहीं करेंगे कि हमारे पास फालतू समय है, बहुत ज्यादा समय है, कोई काम नहीं है, इसलिए भी करेंगे कि ये जरूरी काम है आज के समय के लिए। एक सचेत नागरिक का एक धर्म है कि जो भी आप कुछ जानते हैं, समझते हैं, या जितना भी कुछ अपने स्तर पे कर सकते हैं, वो एक बहुत कहिए तो देशभक्ति का भी काम है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, विघ्नेश भाई, आज की थोड़ी सी दिन भर की क्या क्या रही है, इसको लेके आपकी गहरी नजर रहती है, खास करके ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पे। और आपने एक क्लिप भी भेजा था जो पुराना सीबीआई का या ईडी का वो है। जी जी हाँ, तो उस पर थोड़ा सा आप यहाँ शुरू करते हैं, फिर जी आगे। जी जी। जी। आ, बड़ा अजीब सा माहौल है। हालांकि अजीब सा माहौल ये अभी नहीं बना है। ये जब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कहिए तो, जो मैं टूल किट बोलता रहता हूँ, उस टूल किट के माध्यम से एक बहुत ही बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक जो व्यवस्था बनाई गई, गढ़ी गई, उस व्यवस्था ने जो दरअसल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारी है, हमारे देश की है, जो चलती रही है अ, आजादी के बाद से, उसका भयानक मखौल उड़ा है। मखौल इसलिए उड़ाया कि जो उनका टूलकिट था, जो उनका एक सुनियोजित मॉडल था, वो मॉडल कुछ
लोगों को, कुछ खास वर्गों को फायदा दे रहा था, और कुछ वर्गों तक जो शोषित हो रहे थे उन तक वो बात ही नहीं पहुंच रही थी, वो बात समझ में ही नहीं आ रही। समझ में क्यों नहीं आ रही थी? आपको पता है कि जो उन तक वो बात पहुंचाए, या तो वो उनका दमन कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया, या फिर उन्हें खरीद लिया, या फिर अपनी व्यवस्था बना दी गई। जैसे मीडिया, कुछ मीडिया, जो मीडिया संस्थान जो खुल के सच्चाई रखने के लिए जाने जाते थे, या तो उन्हें खरीद लिया गया, या फिर उन्हें उनका दमन कर दिया गया। जो सामाजिक संगठन थे, सिविल सोसाइटी थी, उनका पूरी तरह से दमन कर दिया गया। और दमन करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, वो मूल तरीका जो है वो है फाइनेंशियल पाइपलाइन को काटने। फाइनेंशियल पाइपलाइन काट के स्रोत विहीन कर देना, ये इनका पहला अटैक हुआ करता था। उसके बावजूद भी आप लड़ते रह गए, आप आवाज उठाते रह गए। तो फिर जो बाकी चीजें हैं, अगर आप धनी हैं, धनाढ्य हैं, तो सीबीआई, ईडी, सीबीआई, ईडी, आईटी वगैरह जो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड जो संस्थान हैं, जिनको कि अब बहुत लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जगह, जैसा आपने बताया, अब एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बुलाने लगे। तो उन सब के माध्यम से उन सबको चुप करवाया गया। और मीडिया, मीडिया नाम की जो ये, जिसको चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, ये जो मीडिया नाम के जो की जो व्यवस्था थी, जी। इस व्यवस्था को पूरी तरह ऐसे ऑक्यूपाई किया गया है, या तो खरीद के, या जो वॉइस ऑफ डिसेंट थे उनको दबा के, कि हम्म। लोगों के कानों तक वही बात पहुंचती थी, और वही बात अब तक पहुंचती है उनके माध्यम से, जो सत्ता पे काबिज लोग पहुंचाना चाहते हैं। विपक्ष के एक नेता, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, पवन खेड़ा जी, उन्होंने तो कई बार उन्हीं मीडिया चैनलों पर खुलकर कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से रोज हेडलाइंस मैसेज के माध्यम से चैनलों के पास आते हैं कि आज ये हेडलाइन चलेगा, आज वो हेडलाइन चलेगा। चलिए, ये अब की बात है, और अब का मामला है ये सब कुछ। हाँ, आज की जो घटनाएं हैं, जैसा आपने कहा, जी। तो आज राहुल गांधी पूरी तरह से खुल करके अपना अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन की नीति है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी आज तमिलनाडु में कहीं भाषण दे रहे थे, और वो इससे एकदम विचलित नहीं दिखे, क्योंकि ये सबको पता है कि राहुल गांधी जी की बात कहीं नहीं पहुंचने जा रही है। मीडिया, मुख्य जो अ, मीडिया संस्थान है उनके माध्यम से, तो वो खुल करके प्रधानमंत्री जी ये बोलते दिखे कि वही पुराना राग की 2G और कोयला स्कैम वाली कांग्रेस है, जबकि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। हालांकि ये सही में एक जबरदस्त
क्षमता है उनकी, अ, वो शायद भाषण को या लोगों को जो बात कहते हैं उसे कला की तरह लेते हैं शायद, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उनको भी ये पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2G स्कैम को स्कैम नहीं माना। अभी जो 5G उन्होंने दिया, जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, वो शायद बहुत कम मुनाफा देके गया है सरकार को। 2G से के अपेक्षाकृत बहुत कम मुनाफा देके गया है सरकार। जी। और दूसरी बात की, वो जो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको घोटाला नहीं माना था, कोल स्कैम को घोटाला नहीं माना गया। वहां भी हम्म। सभी वहां भी सभी जो अ, राजनीतिक लोग थे वो बरी हुए, बल्कि बीजेपी के ही एक आध जो नेता थे वही शिकंजे में आए, उनकी अपनी पार्टी के। फिर भी बहुत ही बेशर्मी से, बहुत ही एक नाटकीय तरीके से, जैसे वो अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन कर रहे हो, उन्होंने ये कहा। तो ये कॉन्फिडेंस एक दिन में तो नहीं है। आपने जैसा इसका टाइटल दिया है इस प्रोग्राम का, एकदम सटीक सा लगता है कि ये एक दिन में नहीं आया, और इस पे चर्चा बहुत जरूरी है। और एक एपिसोड में नहीं, इसको कई एपिसोड्स लग जाएंगे, महीना या महीनों लग सकते हैं इसमें, एक एक पहलू को अगर हम उघाड़ के देखें, अगर हम उसे खोल के देखें तो। लेकिन चलिए, फिलहाल शुरुआत करते हैं। आपने सन 2000 की बात की। सन 2000, शंकर सिंह वाघेला, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, वो कार सेवक थे जो ट्रेन में जा रहे थे, उन्हें आग से जलाया गया था, जिसके बाद गुजरात में गोधरा वाला कांड हुआ। शंकर सिंह वाघेला जी ने खुल के कई बार अपना साक्षात्कार दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई, कार सेवक जो जाते थे कहीं पे भी, तो वो आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस और उनसे जुड़ी संस्थाओं के अलावा किसी को पता नहीं होता था कि वो कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष है, जिनपे जो जो उसके अ, अ, उसके अभियुक्त थे, उन सबको पता कैसे चला? तो देखिए, इस पे कोई टिप्पणी हम आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर से, और निष्पक्ष, पुनः और निष्पक्ष जांच की हम लोग उम्मीद जरूर कर सकते। वहां से शुरू होता है, फिर दंगे हुए। उन दंगों में कांग्रेस के ही एक नेता थे जिन्हें जिंदा जलाया गया था, और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले, जब उनके घर में आग लगाई जा रही थी, उन्हें जलाया जा रहा था, तो उन्होंने फोन किया था। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया, और अपनी परेशानी बताई। उनके घर पे हमला हुआ था, जलाया जा रहा था, ये सब कुछ बताया। और दूसरी तरफ से जो है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्या कहा था उन्होंने, लेकिन शायद खामोशी रही या फिर हंसने की आवाज आई। चलिए, यहां भी हम ये नहीं कह सकते कि सच क्या है, झूठ नहीं क्या नहीं, है उनके। मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ, विघ्नेश जी भाई। जी 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 जी। वो जो एग्जैक्ट जो डायलॉग है, जिस जो उनके घर में जो काम करती थी, वो जी भी जी डरी जी। हुई थी, और एहसान साहब ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, अब मैं बोल देता हूँ।
जी 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 जो 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 वो हाउसिंग सोसाइटी थी जिसमें वो जी रहते थे। जी तो उसमें ये था कि लास्ट में चार मतलब चारों ओर से घेरा जा रहा था, मार काट मचा हुआ था। जी तो जी उन्होंने, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और जी उस जी जी किताब का हिस्सा भी है, गुजरात फाइल्स का हिस्सा भी है। जी, गुजरात फाइल्स का हिस्सा भी है जो हाँ राणा अय्यूब जी ने लिखा। जी जी जी। तो जी उसमें कहा कि अभी तक तुम जिंदा हो। जी 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 मतलब ये जो मतलब क्रूरता इस तरह की, और मतलब कैसे इस क्रूरता को अभी तक लोगों ने पहचान, मतलब उसको, मतलब पहचान तो गए थे, बहुत लोग पहचान ही रहे थे। एक बड़ा हिस्सा जो जो अल्पसंख्यक समाज है वो तो डर ही रहा था, और वो कह रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने उसको नहीं, और आ, इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, बहुत सारे लोग इसी वजह से उनके पर्सनालिटी के बड़े प्रशंसक बने। जी जी। एक ये वो कह रहा भी कि वर्ग था जो हम्म, इस कांड को हम्म। बहुत ही प्रशंसा की दृष्टि से देखा। जी जी जी। तो जी ये है कि वो मतलब वो जो प्रॉपर घटना है, एहसान जाफरी साहब थे, एमपी साहब, एमपी थे। जी जी, एहसान जाफरी हाँ हाँ। साहब थे, तो और उनकी वाइफ जाकिया जाफरी जी हाँ हाँ, लगातार कोर्ट से लड़ाई आ, लड़ाई लड़ती रही हैं। हाँ जी जी जी, कानूनी लड़ाई लड़ती रही। हाँ। और लेकिन एक चीज और देखा कि उस समय जो लोग भी इसको कह रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब जनसंहार है, और इसके एक इसको लेके लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, कानूनी भी और तमाम तरह की मानवीय सहायता पहुंचा रहे थे, या उस जी झूठ के उसमें नहीं मतलब पड़े, उनके जो पूरे क्लचेज हैं उसमें उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया, या जी उस गोदी में बैठे नहीं या डरे नहीं। जी जी तो जी वो सबको किसी न किसी रूप में, चाहे वो तीस्ता शीतलवाड़ हो, चाहे हर्षमंदर हो, चाहे वो भट्ट साहब हो, क्या नाम है उनका पूरा, संजीव भट्ट, संजीव संजीव भट्ट है। भट्ट। जी तो अ, ये सब क्या मतलब, यही सब एक तरह का मतलब एक व्यवस्था बनाई जा रही थी कि इनकी ऐसी की तैसी कर दिया हम लोगों ने, यदि तुमने नहीं दिया जी जी जी। तो तुम भी, मतलब केवल ये नहीं है कि जेल में चढ़ा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, कुछ और भी नहीं मामला। नहीं, एक तरफ ये चल रहा था, जी। दर्शकों के समझने के लिए ये बेहतर होगा बताना कि एक एक और जहां ये चल रहा था, दूसरी ओर आ, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे साहब थे, पंसारे साहब, या गौरी फिर लंकेश, गौरी लंकेश भी थी। गौरी लंकेश थी, हम्म, जितने ऐसे लोग थे, या फिर इन केसों से जुड़े हुए, चाहे वो सोहराबुद्दीन वाला केस हो, इन केसों से जुड़े हुए जो लोग थे, जिस न्यायाधीश के कोर्ट में ये मामला गया, जज लोया, उनके साथ घटना होना, तो ये एक पूरी की पूरी चेन है। हम्म, ये एक पूरी की पूरी चेन है। और जो क्लिप मैंने आज जो न्यूज कटिंग भेजी है आपको, वो 2012 की है, वो बहुत बात की है, 11-12 की होगी। तब सीबीआई ने, जी तब सीबीआई ने कोर्ट में जब अमित शाह की साहब की पेशी की, हम्म। तो उन्होंने जी आप दिखा रहे थे। हाँ वही है पेशी का मतलब,
पता नहीं उतना साफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। दिख नहीं रहा वो। हाँ तो मैं वो स्क्रीन बाद में जब एडिट होगा तब जी जी उसको जी 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 ये जी जी जरूर डाल। जी 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 जी। 9 तो मार्च 2011 का है ये। 9 मार्च 2011 का है। जी जी जी। तो तब उन्होंने जब बिट्टू। अमित शाह साहब पे केस चल रहा था, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि अमित शाह साहब जो है एक्सटॉर्शन, गैंग चलाते हैं। जी, एक्सटॉर्शन के काम में बहुत पहले से लगे हुए। मैंने उसमें लिखा है कि अमित शाह हेडेड एक्सटॉर्शन गैंग, यस सीबीआई यस। टेल्स एससी। हाँ, सीबीआई टेल्स सुप्रीम जी कोर्ट। जी जी। तो ये उस समय लिखा हुआ है। और और ये व्यक्ति गृह मंत्री बना दिया जाता है। हाँ, ये गृह मंत्री बना दिए बाप। जाते हैं। अब आप और समझ उस सकते वक्त हैं। और उस वक्त जिस समय ये गृह मंत्री बनाए गए, उस समय बहुत ही विरोध हुआ था इस बात का शायद, हम्म। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता रहा, ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना पड़ेगा हमारे दर्शकों को भी, कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। फर्क शायद इसलिए नहीं पड़ रहा था कि जब ये सारी घटनाएं हुई, उसके बाद जिस व्यक्ति ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी और उन्हें आ, इस देश का सबसे स्ट्रांग चेहरा बताया था प्रधानमंत्री के पद के लिए, वो थे रतन टाटा जी। अच्छा। जी, 2003 का शायद ये मामला। हम्म। तो अब आप समझिए कि कॉरपोरेट लॉबी किस प्रकार बहुत आगे का प्लान बना करके उसी वक्त एक्टिव हो गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो गई थी, हो गई होगी, क्योंकि जो इशारे हैं, जो तब के तब की खबरें हैं, वो इतना इशारा तो जरूर करती हैं कि कुछ ना कुछ कॉरपोरेट लॉबी और जो लोग आज सत्ता में हैं उनके बीच पक रहा था, और मॉडल तय हो गया कि सबसे पहले फाइनेंशियल पाइपलाइन काटना है, जो विरोधी हैं उनका फाइनेंशियल पाइपलाइन काटना है सबसे पहले। इसको समझने के लिए दर्शक एक पुरानी फिल्म देख सकते हैं, नमक हराम, कि मजदूरों का अगर शोषण करना हो, जिनके पास पूंजी नहीं होती 4 दिन खाने की, उनका शोषण करना हो, तो जब वो हड़ताल करें करें तो फैक्ट्री 15 दिनों के लिए बंद कर दी जानी चाहिए, ताकि 5वें दिन भूख से तड़पते हुए वो खुद मालिक को जाके बोले कि अब हम काम करेंगे, हम हमारी कोई शर्त। भूख, अपने बच्चों की, संतानों की भूख लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो आम भारतीय हैं, आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक उन्हें काम ना मिले, उनके पास खाने को, बच्चे को पढ़ाने को, दवाइयों के, दूध के, न्यूट्रिशनल डाइट के पैसे ना हो, तो वो स्वतः जो कुछ भी चल रहा है उससे आंख मूंद लेते हैं, और इसे अपनी नियति मान के, भगवान का फैसला मान के, अपना भाग्य मान के, भाग्यवादी ऐसे ही बनाए थे, उसे भाग्य मान के फिर से अपनी जिंदगी जैसे तैसे जीने को बाध्य हो। ये मॉडल है, ये एक मॉडल है, मॉडल के सेंटर में ये है।
और आप देख रहे होंगे कि कैसे एक अजीबो गरीब जनता के लिए, हो सकता है ये मूर्खतापूर्ण फैसला हो, लेकिन मेरे लिए ये धूर्ततापूर्ण फैसला था नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन, कि जब आंकड़े आज तो आए नहीं, हमेशा से ये आंकड़े उपलब्ध रहे हैं सरकार के पास कि इस देश में 4-5% लोग ही हैं जिनकी आय इतनी है कि उनके पास काला धन हो, उनके पास काला धन निकल सके। बाकी 70% जो जनसंख्या है उसके उसके पास तो शायद देश की 5%, 6% भी संपत्ति नहीं है कुल मिला के। तो अब 5%, 6% को अगर बांटेंगे आप, तो 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की संपत्ति मिलेगी। तो 2,000, 4,000 की संपत्ति या 5,000 की संपत्ति, 10,000 की संपत्ति में से काला धन निकालने का आइडिया दिया किसने? लोगों को लग सकता है ये मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण नहीं था। बहुत क्रूरतापूर्ण कह सकते हैं इसको। ये बहुत क्रूरतापूर्ण इसलिए था कि मैंने जो नमक हराम फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि लोगों की जेब से पैसा निकाल कर उसे इस स्थिति में ले आओ कि वो तुम्हारी बात ना टाल सके और भाग्यवादी बन के जैसे तुम रखोगे वैसे रखे रहे, जो आप कहोगे उसे माने। आप उसका जितना भी शोषण करना चाहे करें, वो चूं तक नहीं करे। हाँ, अब ये लंबे समय तक नहीं चल सकता था, इसीलिए उसमें एक उस व्यक्ति की जो कुंठा है उसको एक एनर्जी में, एक जिसे एनर्जी को आप ऊर्जा ऊर्जा में तब्दील करने के लिए धर्म का तड़का लगा, धर्म का तड़का लगा कि अपना जो फ्रस्ट्रेशन है उसे अगर निकालना हो तो कहाँ निकालें, इसका एक तरह से आ, जी। एक इसका एक तरह से इसकी एक तरह से दिशा दी गई। हाँ, और मतलब ये हाँ इसको हाँ, हम कह सकते हैं कि इसकी एक आ, तरह से दिशा दी गई। और इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं जी जी। कि उस दिशा में वो बने रहे, इसीलिए जिसे आप आज मीडिया कहते हैं, जो प्रचार तंत्र है, उसमें लगातार ऐसी चीजें चलाई जाती रही कि आपका आक्रोश जो है वो उस दिशा में बना रहे। हम्म। आपका ध्यान आपके भूख पे, आपकी गरीबी पे, आपकी बदहाली पे, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का असर है, जो लोगों की लग्जरियों से है, वो जो 5% लग्जरी सीकिंग लोग हैं, उनकी लग्जरी से जो आप बीमार पड़ रहे हैं, आप लाखों की संख्या में देश में मर रहे हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान ना जाए, तो आपको लगातार एक दिशा में, जिस दिशा में वो चाहते हैं कि उस दिशा में आपका आक्रोश जो है वो जाए, उसके लिए उसे हमेशा से प्रेरित किया जाता रहा टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से। जी जी। एक तो ये हो गया, मतलब यहाँ से नेता हम। जी नेतागण जी। नेतागण जो है उस पे तड़का लगाते रहे एकदम समय। नेतागण भी हैं, इसके अलावा एक नया जमात है धर्म गुरुओं का। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा हाँ रोल प्ले हाँ, कर रहे हैं। और तीसरे बिल्कुल। कथावाचक आजकल काफी हो गए हैं।
जी जी चौथा जी जो है आप देखेंगे ना केवल टेलीविजन माध्यमों में, जी बल्कि सोशल मीडिया पे भी एक पूरा एक तंत्र विकसित किया गया है या हुआ है। वो जी केवल और केवल दिखा बताता है कि आपके कौन से ग्रह है या क्या कौन सी राशि की वजह से आपकी चीजें गड़बड़ाई हैं। वो 140 करोड़ में से चलिए हम मान लेते हैं 20 करोड़ ठीक ठाक पोजीशन में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। चावल आटा के लिए उनको पता भी नहीं हो कि चावल क्या रेट चल रहा होगा, क्योंकि जी 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 लेने लेने देने वाले वो एक अलग ही तंत्र है। जी जी तो उनको ये जब समुच्चय में जब हम देखते हैं, एक पूरा जब इकट्ठा करके देखते हैं, तो वहां पता लगता है कि केवल हम ही नहीं है, हमारी तरह मतलब अरब के से भी ऊपर लोग हैं, और सब उसी सिस्टम के मारे हुए हैं। तो वहां से ना दिमाग जाए, वो राजनीतिक तंत्र तो है ही, मीडिया तंत्र तो है ही, इसके जी साथ जी साथ ये जो पूरा एक नया मॉडर्न टाइप के मतलब बाबा लोग आए हैं, जी जी कर्मा एनर्जी, कौन सी बैड एनर्जी और गुड एनर्जी और क्या क्या सब चीजें लेके आ रहे हैं। दूसरी ओर एक पूरा एक बाबा तो पूरा योगा से ही पूरा क्रांति कर रहे थे, और अब सबसे बड़े एक लाला बने हुए हैं। जी 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 अ, ऑर्गेनिक जीन्स बेच रहे हैं आप क्या? हाँ मतलब कुछ भी बेच रहे हैं, और लोग इसलिए भी खरीद रहे हैं कि बाबा जो है मतलब असली धर्म के वो हैं हमारे योद्धा है, इस रूप में भी है। जी 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 तो एक चीज और है कि एक बात उभर के आ रही है जो हमने भी लिखा है कि अब ये कहा जाता है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से तो बाकी पार्टियों ने भी लिया, जी तो आप कैसे कह सकते हैं। जी जी तो दो चीजें हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत लोग खुश भी होंगे, जिस तरह का मतलब हृदय हृदय सम्राट और फलाना ठिकाना सब बना के आए, तो एक बड़ा हिस्सा होगा जो लगता होगा कि हम बीजेपी को चंदा दें, खुश जी जी होके दें। जी 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 और एक माने वो भी बहुत छोटा सा हिस्सा होगा जो कहेगा कि खुश होके देंगे, बाकी तो जो देगा तो उसके एवज में क्या कहाँ से क्या क्या मिलेगा, वो जी जी एक अलग चीज है। अ, ये जो चंदा और एक्सटोर्शन मतलब वसूली को एक ही में घालमेल किया जा रहा है। जी तो थोड़ा इस पे हम लोग बातचीत करें कि दोनों एक नहीं हो सकता। मैंने एक होगा तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, दूसरा होगा तो ये चंदा का मामला ही नहीं बनेगा। जैसे अभी राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि भाई आपने भी तो लिया, तो जी हालांकि कहा कि भाई भाई हमको कोई भी चंदा दे सकता है, किसी को भी बिल्कुल दे सकता है। बिल्कुल बाकी जो पूरा जो तंत्र निकल के आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो किस तरह से लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तो इस पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जनता को या अपने दर्शकों को ये बता देना चाहिए कि इसको कम से कम फर्क करना समझें। अदरवाइज जी जी सारी पार्टियां एक ही हैं, सारे नेता एक ही हैं, सबको जी गोली मार दिया जाए, ये जो पूरा एक बनाया जाता है मतलब आमतौर एक पे विमर्श निकल स, पड़ता है हाँ समाज में कि सब नेता तो एक ही हैं, बाकी से जी क्या हो। तो बिल्कुल इससे क्या होता है कि जो सचमुच में जिसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है या जिसको करना जी है, वहां से पूरा ध्यान भटक जाता है। जी तीसरी एक बिल्कुल चीज और हुई है, जितना जितने मतलब हमले हुए हैं मतलब आम आम जनता पे, जी 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 तो चाहे नोटबंदी का हो या ये हमारे ही आपके सबके श्रम का पैसा है जो टैक्स के रूप में जा रहा है, जी और वो एक बड़ा हिस्सा जो है कैसे काम करता है, उस हमारे खिलाफ काम करता है। जी जी अ, जी तो एक चीज और भी बात करनी चाहिए कि इस बीच में करीब 2014 से लेके और अभी तक जो पैसा लेके भागे वो तो एबीजी वाला तो शायद सबसे बड़ा घोटाला है। वो 43,000 या कितने करोड़ रुपए लेके भागा था।
23,000, सॉरी, तेईस जी हजार करोड़ लेकर भागा था। बाकी सब जो लेकर भागे हैं वो तो एक अलग है। एक बड़ा हिस्सा जी करोड़पति अरबपतियों का वो बड़ा आराम से यहाँ से पैसा लिया और जाके विदेशों में बस रहे हैं। तो और वहीं से वो देशभक्ति का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि उसी का हिस्सा है, या उसके मतलब लक्षण है। देखिए, है क्या, इसको समझना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन फिर भी एक पक्ष उसका रख देता हूँ कि जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मेरा परसेप्शन है, वो ये है कि जैसे पहले सिस्टम में हमने महसूस किया था कि सिस्टम लोक हितैषी बनाई जाती थी, लेकिन सभी मंत्री, सभी नेता, सभी ब्यूरोक्रेट्स, सभी सिस्टम के जो अंग होते थे वो उसको नहीं मानते थे, और वहां भ्रष्टाचार जाहिर है होगा। हम्म। कभी भी पिछले 5,000 साल का इतिहास उठा के देख लें तो कितना भी अच्छा आप सिस्टम बनाएं, भ्रष्टाचार उसमें होगा। वो तो और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों को आप पूरी तरह से नील नहीं कर सकते। उन्हें बहुत कम पे रख सकते हैं, उनको ढूंढते रह सकते हैं, उन्हें सिस्टम से हटा सकते हैं, उन्हें सजा दिलवा सकते हैं, जैसे यूपी। समाज समाज से भी बहिष्कृत कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जो पुरानी सरकारें होती थी उसमें कुछ नाम तो मुझे याद आ रहे हैं, कहीं मोदी जी को उनके अपने शासन के कार्यकाल में ही, ए राजा जी को, उनके साहब को उनके शासन के कार्यकाल में ही, फिर एक हमारे मंत्री हुआ करते थे, सुखराम जी शायद, सुखराम उनको साहब। भी, हाँ सुखराम साहब को, टेलीकॉम घोटाला जिसकी बात होती है। टेलीकॉम घोटाला जिसकी हाँ। बात हुई, उनको उनके शासन के काल में ही, फिर और हाँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हम्म। कि वो सिस्टम में थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, और इसकी जो सजा है वो उन्हें, तो उन्हें सजा मिली। लेकिन अगर आप ये सोच करके सिस्टम को ही बदलना शुरू कर देंगे कि भाई हमें तो सबको मिलकर भ्रष्टाचार करना है, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम भ्रष्टाचार को ही सिस्टम का अंग बना दें, ताकि हम भ्रष्टाचारी हो ही ना। हम्म। अगर भ्रष्टाचार ही कानून बन गया, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, हम्म। जैसे पीएम केयर फंड्स, हम्म। एक सरकारी व्यवस्था तो थी हम्म। पीएम के डोनेशन का डोनेशन लेने की, जिसकी ऑडिट होती थी, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है उसका अ, हिसाब जनता तक पहुंचता था ऑडिट के माध्यम से। लेकिन ये एक ऐसा फंड क्रिएट कर देना जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से चलता हो, जिसमें कई सारे मंत्रीगण, रतन टाटा जी जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने सबसे पहले मोदी जी की वकालत की थी, हम्म। फिर करिया मुंडा जी और कई सारे लोग, उसके भाग बनाए जाते हैं। लेकिन वो एक ट्रस्ट होता है, प्राइवेट ट्रस्ट होता जी। एक है, और जिसकी सुना कि एक और ट्रस्ट, शायद इलेक्टोरल ट्रस्ट कुछ बनाया हुआ था जो चल रहा है, जिसमें जी 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 खूब जी जी खूब। जी जी, हाँ, इधर भी एक ट्रस्ट हाँ। बनाया हुआ था। हाँ। हाँ, जी जी, वहां अभी भी वो ट्रस्ट, वहां हाँ। भी वो प्राइवेट ट्रस्ट है। तो देखिए, सिस्टम नहीं, आप ध्यान दीजिए ना, इस बीच में पिछले 10 सालों में किसने क्या कहा, किसने क्या कह दिया, इस पे डिबेट्स होते रहे, लगातार होते रहे। लेकिन कौन सी नई नीति, पांच पांच पॉलिसीज एक दिन में बन के आ जाती थी संसद से, कौन कौन सी नई पॉलिसीज बनी, उन पॉलिसीज का नाम तक नहीं बताया जाता था। हम जो 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 आप जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहेंगे, उस पर
तो क्या वो पॉलिसीज इतनी जनहितैषी थी कि उसे बताने में मीडिया को शर्म आती थी, या डर आता लगता था, या वो छुपाना चाहती थी? जनहितैषी थी वो। आपको पता है कि चार लेबर कानूनों को बदल के, वो पहले भी, कल भी मैंने कहा था कि वो पहले भी जो है परफेक्ट नहीं थे, हम्म। लेकिन उनको बदल करके एक लेबर कोड बना देना, और उसमें हड़ताल के अधिकार को छीन लेना, काम के बहुत सारे घंटे का बहुत मामला सारे है। पहलू हैं, हाँ। काम के जो हम्म। काम का जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ा देना, और क्या कहते हैं, वेज वहीं पे रहने देना, यानी कि उनकी जो पारिश्रमिक है उसको घटा दिया जाना। हम्म। ठीक है, तो ये सब होता रहा जनता के विरुद्ध। जो देश के नागरिक हैं, जो आम जनता है, उसके विरुद्ध जनता की सहमति से एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र को, जो हमें लग रहा है कि षड्यंत्र है कि नहीं, ये बताना कानून का काम, ये बताना न्यायालयों का काम है, और वहां तक जाना हमारे आपके और जैसे लोगों का, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम है। तो विपक्षी पार्टियां भी कमजोर रही हैं अपने काम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी एक वक्त में डरी थी, हम्म। बहुत डरी रही। उन्हें भी ये लगा कि अब हम इस सुनियोजित तंत्र से नहीं लड़ पाएंगे। वो वो समय अजीब सा समय था, जब विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी जी अचानक पैदल निकल पड़ते हैं और सबको कहते हैं कि डरो मत। हम्म। उन्होंने जैसे ठान लिया कि चलो अब जो मेरी जान जाए, क्योंकि तब तक उनका जो सिक्योरिटी है वो कम किया जा चुका था। बावजूद इसके कि वो देश के ऐसे घराने से हैं जो, जिनसे तीन तीन शहादतें हुई हैं। मैं मोतीलाल नेहरू जी के पत्नी स्वरूप रानी जी को भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजों की लाठी से जो चोट लगा लाला था। लाजपत राय के साथ, हाँ, उन्होंने भी लाठी खाई और उसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तीन तीन शहादतें दी, और सबसे ज्यादा टारगेटेड परिवार है, उसके बावजूद बाहर निकल के अचानक से उन्होंने कहा कि डरूंगा। और धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हुई। विपक्ष धीरे धीरे थोड़ा हिम्मत बटोरने लगा। हम्म। तब तक में विपक्ष ईडी और सीबीआई और आईटी वगैरह के अटैक्स से पूरी तरह त्रस्त था। लगातार अटैक्स हुए जा रहे थे, लगातार डरी हुई विपक्ष बैठी हुई थी। लगभग कब्जा हो चुका देश पे कॉरपोरेट्स का। जो जो मर्जी वो देश के संस्थान जो है वो अडानी को या दूसरे कॉरपोरेट घरानों को दिए जा रहे थे, औने पौने। देश के तो छोड़ दीजिए, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी थी। बिल्कुल। इस उनको उस पे जो है डालमिया सीमेंट पे छापा पड़ता है, अगले जी दिन बोली लगती है और अडानी साहब खरीद लेते हैं। अंबुजा सीमेंट का भी शायद ऐसे ही मामला था। तो इस जी जी तरह की जी। बहुत सारी, मैंने वहां भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा, जो अरे लोग ये जो तो लोग। छोड़ दीजिए, हाँ। 50% एफडीआई पे, 49% एफडीआई जब लागू किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, तो हंगामा मचा देने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में आते ही 100% कर दे। 100% एफडीआई कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जिन क्षेत्रों को पूरी तरह से वर्जित किया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जैसे रक्षा का क्षेत्र, उन सब में भी 100% एफडीआई लगा देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो सरकारी कंपनियां, एचएएल जैसी कंपनियां जो है देश के आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाती थी, उसको अडानी जी को, अंबानी जी को, इन सबको सौंप दिया जाता है।
कि भाई अब ये तुम्हारा है, तुम अपना मुनाफा कमाओ, ये देश की संपत्ति नहीं रह गई। तो ये छोटी बात नहीं है। एक ये चीज मैं थोड़ा इसमें और थोड़ा सा चीजें जोड़ना चाह रहा हूँ। जी अभी तो जो हो रहा है, एक बहुत सुमधुर, बहुत पोलाइट और इतना मीठा मीठा बोलने वाले प्रधानमंत्री हुए, जी जिनके बारे में विरोधी भी कहते हैं कि बहुत सज्जन, और उनसे विदग्ध। ज्यादा, हाँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी 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 और उन पे फिल्म भी आ रही है, सीरियल भी बनने शुरू हो गए हैं, क्या क्या सब चीजें हो रही हैं। लोग कौन देख रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है। जी। उसी अच्छा, समय दो दो एक तीन। चीज बीच में मैं कहना चाहूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अगर शायद मुझे लग रहा है इसमें बैटरी कम है, अगर ये किसी वजह से जो है कट जाए, जी तो जी। 1 मिनट के अंदर मैं दूसरे डिवाइस से आ जाऊंगा जी। हाँ जी। तो इस लिंक को कंटिन्यू रखिए। उस समय तीन चार चीजें हुई थी। एक तो पेंशन, नई पेंशन स्कीम ले आई गई, पुरानी बंद कर दी गई। जी 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 उससे एक बहुत बड़ा तबका जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाता था, जी उसको डाल दिया एकदम उसमें, अंधेरे में। जी 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 दूसरा है डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, पहली बार जी जी विनिवेश मंत्रालय मंत्रालय बना, उसके सौरी साहब थे, मंत्री थे उसके, जी 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 डिस इन्वेस्टमेंट के। जी 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 तो एक तो वो था। तीसरा जो जी एक संविधान संशोधन कमीशन या ऐसा कुछ नाम था, मतलब उस पे एक ड्राफ्ट कमेटी या कुछ बनाने की बात हो रही थी। वो भी बनाने की, हालांकि शायद वो विरोध की वजह से वापस ले लिया गया। तो नींव तो पहले ही पड़ गई थी। ये न्यू, आपने जैसा कहा हम्म कि ये न्यू जो है, ये 20-25 साल पहले पड़ गई थी। जिन सज्जन व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनके जमाने में ही पड़ गई, हम्म और बहुत ही सुनियोजित तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दिखना बाद में शुरू। और दूसरी ओर जो आज विपक्ष है, जो तब सत्ता में थी, वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उनके अपने कितने सारे लोग इस सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा बन गए थे, जो बाद में अब मौका ढूंढ करके सही मौके पे जो है वो अभी वर्तमान की सरकार या उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जी जी। अभी भी बहुत सारे, मेरा अनुमान है कि अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो उस सुनियोजित तंत्र का हिस्सा होंगे, और अभी भी जो है वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। हम्म। जब तक विपक्ष पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो बैठे रहे, जी। या जब तक लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। विपक्ष समाप्त तो लोकतंत्र समाप्त पे सवाल उठाएगा कौन, और इतनी हिम्मत करेगा कौन जितनी राहुल गांधी ने कर लिया, या बाद में तो और भी कई सारे लोग, तेजस्वी यादव ने कर लिया, अखिलेश यादव ने कर लिया, एम के स्टालिन ने कर लिया, यहाँ ममता बनर्जी ने किया काफी हद तक, और बहुत सारे जो लोग हैं वो खड़े हुए, बहुत सारे जो विपक्ष के नेता थे वो खड़े हुए, विपक्ष की पार्टियां खड़ी हुई, उन्होंने हिम्मत की। तो ये जो कब्जा था, ये कब्जा लगभग पूरी तरीके से तंत्र पे हो चुका था। आज भी सच्चाई जानने वालों की संख्या देश में कम नहीं है, लेकिन जो सच्चाई जान रहे हैं, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। मैं उसकी अगले किसी वीडियो में उसकी वजह भी दूंगा। वो लोग इस तंत्र के साथ, हम्म वो लोग इस तंत्र के साथ हैं, साथ खड़े हैं। उसकी कई वजह हैं।
उसकी कई वजहें हैं। कुछ वर्ग को ऐसा एश्योरेंस है, हालांकि वो सच है कि झूठ है और परिस्थितियों के साथ बदलेगा या नहीं बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज की ही घटना है कि केसीआर की जो बहन है, जिनका दिल्ली लीकर स्कैम में नाम आया था और जो प्रधानमंत्री मोदी से करीबी की जिनकी हम्म, चर्चा हो रही थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ईडी ने अरेस्ट कर लिया। जी। तो जो वादे हैं वो किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी पक्ष के साथ कब तक रहेंगे। नहीं, मेरा एक आ, चीज और है जी विघ्नेश भाई। सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये टूल हो गए हैं, हथियार हो गए। जी ये सारी चीजें जो संवैधानिक संस्थान थे, जी अब जी जी उनका एक तरह से मोटा मोटी हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जी 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 अभी भी इनको ईडी मानने वाले लोग क्यों जी मान क्यों रहे हैं? जी इनको ईडी क्यों मान रहे हैं, इनको सीबीआई क्यों मान रहे हैं? इनको एक ऐसा गिरोह क्यों ना मान रहे हैं कि ये जो है, या कहीं ये भी ना हो कि आज ये हैं और कल को विपक्ष से यदि मान लीजिए जो भी है, इंडिया अलायंस या जो भी आप उसका नाम ले लें, आते हैं तो इन्हीं का उपयोग करके कहीं वही काम करें जो ये कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए इन्होंने एक रास्ता तो जरूर दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस लॉलेसनेस की ओर देश को ले जाना चाहे। हम्म, और देश की जनता भी शायद अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर विपक्ष से कोई भी कमी या कोई भी चूक हुई तो। क्योंकि और अगर वो सत्ता में आ गए हम्म, तब की बात मैं कर रहा हूं कि अगर उनसे कोई चूक हुई तो देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश की देश के जो नागरिक हैं वो बहुत बहुत बुरे स्थिति में है। शहरी नागरिकों को देख के आपको या मुझे नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, बहुत बुरा है। और हाँ, चूंकि क्योंकि शहरी क्योंकि में भी, यहाँ वो वर्ग है जिनकी इनकम बढ़ती जा हाँ, शहरी में जो है जो दिहाड़ी करता है रही। जी जी या जी 12 घंटे खट के आता है, क्या बोलते हैं, हालांकि उसमें भी अभी एक तरह का भयंकर किस्म का कुंठा ग्रसित मैंने भर दिया गया है कि तुम्हारी जो भी बर्बादी का कारण है वो किसी खास धर्म की वजह से है, या उन्होंने नहीं, वो तो हाँ, 10 साल से जो वो जो हम्म, टूल किट का हिस्सा है, जिसे आप मीडिया कह लें, हालांकि वो प्रचार तंत्र है, तो उस हम्म, प्रचार तंत्र, कुछ नेताओं और इन सबको इसी काम के लिए लगाया गया है कि वो उनकी जो अपनी कुंठा है, उनका जो अपना आ, उनका जो अपना क्रोध है जी, सिस्टम के प्रति, उसको डाइवर्ट किया जाता रहे लगातार। लगातार, एक साइकोलॉजिकल एक हम्म, साइकोलॉजिकल डोज उनको लगातार दिया जाता रहा है। हम्म। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा, और कैसे आएगा हाँ, वो। जो समझा रहे कौन। हाँ, उनको समझाने वाले जो वर्ग था सिविल सोसाइटी का, हम्म, उसे गायब कर दिया गया, उसका फाइनेंशियल पाइपलाइन काट दिया गया, सबके एफसीआरए लाइसेंस जो है एक एक करके खत्म कर दिए। जी, जो जेन्युइनली सच रख सकती थी आपके सामने, उस मीडिया को खत्म कर दिया, चाहे हम्म। खरीद के हो या किसी भी तरीके से या दबा के हो। तो एक पूरा सुनियोजित तंत्र बनाया गया, जो तंत्र पूरी तरह से अ, भ्रष्टाचार को सिस्टम में एनकॉर्पोरेट करके अ, चलने और चलाने के लिए ट्रेंड था, हम्म। उसे ट्रेनिंग मिली। वो इस तरह से तैयार किया गया है, ये काम
साल 2 साल 4 साल 10 साल का नहीं है। हम्म। ये काम लंबे समय से चलता रहा है या जी। चलता रहा होगा। जी एक चूंकि जल्दी जल्दी में हम लोग आए थे, जी तो जी जी एक जो सवाल था कि चंदा देना और ये क्या बोलते हैं, उगाही करना। जी मतलब हम लोग जब छोटे थे तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता था, तो नॉर्मली क्या होता था कि जो सड़क के किनारे वाले लोग होते थे, तो वो चार पांच के झुंड में खड़े हो जाते थे। साइकिल उस समय से साइकिल चलने वाला, चवन्नी अठन्नी, 1 रुपया 2 रुपया, इससे ज्यादा का मामला नहीं होता था। तो मतलब कई बार थोड़ा जबरदस्ती भी मांगते थे, कई बार थोड़ा प्यार से भी मांगते थे, लेकिन इतना बुरा मामला नहीं होता था, क्योंकि बहुत बड़ी रकम नहीं होती थी ये तो। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने देखा कि एक समाज हित के लिए कोई काम कर रहा है, तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दान कर देते थे। बिल्कुल। अ, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो तमाम आंदोलनों में, गांधी का जो आंदोलन है उसमें लोग अपने कुछ भी नहीं है तो गहने और तमाम चीजें ले आके दे देते थे कि ये लीजिए। तो एक एक तो ये तरीका है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, एक आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए? और दूसरे जो है दूसरे लोग जिनके जिनके जरिए आप पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं, वो चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, तो वो कहाँ चले गए? तो अ, एक चीज और है कि जब हम देखते हैं कि जो समाज में अलग अलग धार्मिक समारोह, सामाजिक समारोह, या कोई स्कूलों में कोई समारोह होता है, तो बच्चों को पकड़ा दिया जाता है कि ये इतना पैसा आपको देना है, ये तमाम चीजें करनी है। तो ये एक चीज है। लेकिन दूसरी ओर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पता लग रहा है, तो ये तो एक मसला है कि कैसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका एनुअल टर्नओवर 1 1.5 करोड़, 100 150 करोड़ था, वो 500 500 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं। ये एक बड़ा मजेदार सिस्टम हम देख रहे हैं। तो दूसरी ओर वो कंपनियां जिन्होंने जिनके ऊपर पहले तो इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, और जैसे ही उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है, वैसे ही वो सब छूट भी जाते हैं और उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये एक पूरा तंत्र कैसे विकसित हुआ, और वो उस तंत्र को भी हमको यदि हम नहीं जानेंगे, यदि नहीं समझेंगे, तो कुल मिला के इसमें जो मुझे लगता है कि कैसे अ, हमारे आपके गाढ़ी कमाई का पैसा 300 350 रुपये का सिलेंडर जो है आज 1100 रुपये का खरीद रहे हैं। तो ये जो पूरा 350 से लेके जो 1100 तक पहुंच गया, वो पैसा जो हम दे रहे हैं, हम जो है टैक्स जो है मुश्किल से वैट और उसके पहले जो तमाम टैक्स होते थे, वो 6% से 10% तक होते थे, वो कैसे 18 से 25% तक पहुंच गया। और देना पड़ रहा है, मतलब आप छूट नहीं सकते उसमें, आपको कोई छूट है ही नहीं। आपको लगेगा कि हमने तो रसीद नहीं लिया, हमने तो चावल खरीदा और हमने दुकानदार से कोई रसीद नहीं लिया, बिल नहीं लिया। लेकिन उसके पहले ये बहुत सारे तंत्र जो है काम कर चुके होते हैं,
और जो चावल यदि 35 रुपया या 36 रुपया मिल रहा है, उसमें हम 4 रुपया या 5 रुपया हम टैक्स जमा कर चुके होंगे। बिल्कुल। तो तो ये जो पूरा का पूरा जो लूट है, लूट को कैसे डरा के, एक ओर से दूसरी ओर की लूट को एक सहमति का एक जामा पहना के, ये जो सहमति इन द सेंस की शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। पहले वही शेर कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, और मेरी माँ जो है बर्तन धोती थी। वही शेर अचानक जो है 10 लाख का सूट पहनता है, तो कहते हैं कि वह शेर 10 लाख का सूट भी नहीं पहने। ये एक अजीब सा कॉकटेल, ये एक अजीब सा कुंठा, और एक कहिए कि मानसिक विक्षिप्तता में देश को ले जाया गया है। तो मुझे, विघ्नेश भाई, जी इन 10 सालों में तो एक बड़ी जमात है जिसकी पहचान तो हो ही जानी चाहिए थी, जी विपक्ष को। वो हर तरह के, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो राजनीतिक तंत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे कारपोरेट तंत्र में काम करने वाले लोग हों, या शासन और प्रशासन में काम करने वाले लोग हों। आज जो माने आरएसएस के जो कार्यकर्ता की भूमिका में बहुत सारे शासनिक प्रशासनिक लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, उनकी भी तो पहचान मुझे लगता है कि कर लेनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसे ही मान लीजिए कि सत्ता बदली, वैसे ही जो है ये दुम छुपा के और सींग छुपा के, और सबसे विनम्र होके आपके पास आएंगे और आप ही को सबसे पहले धोखा देंगे। तो मुझे लगता है कि क्या इस तरह की, अब चूंकि बहस या इस जो क्लच है, इसका एक हिस्सा तो अभी हम लोग जान पाए हैं। इसके दूसरा जी। हिस्सा जो मीडिया है, और मीडिया का तंत्र कैसे काम किया, कौन कौन सी चीजें हुई उसमें, मतलब टेलीविजन माध्यम के जरिए, और उसके बाद दूसरे जो सोशल मीडिया है उसके जरिए कैसे दिमाग पे कब्जा किया गया। तो इस पे हम लोग, लगता है कि एक अलग से हम बातचीत करेंगे। इस पे एक नहीं, इस पे कई एपिसोड्स करने पड़ेंगे, और हम्म। इवेंट वाइज 2 3 4 इवेंट्स एक दिन में हम ले पाएंगे। हम्म। हम्म। अ, बहुत सारे इवेंट्स हैं, क्योंकि जब समझना हो और जब लोगों को अ, एक स्पष्ट जो हमारा परसेप्शन है उसे लोगों के सामने स्पष्ट तौर पे रखना हो, तो हम्म। लगेंगे, कई सारे एपिसोड्स लगेंगे। जी जी जी। और जिस तरह जैसा आपने कहा कि जो तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, बाकी तंत्र, आप एक चीज पे गौर देखिए, उत्तर सब चीज का अगर लोग समझना चाहें तो उनके पास मौजूद। ये जो देश में अभी सरकारी नौकरियों की, खास करके उच्च स्तरीय नौकरियों की, हाईली पेड नौकरियों, बहुत अच्छी जिसमें बहुत अच्छा वेतनमान हो, वैसे नौकरियों की जो कमी हुई, उसके अलावा आईएएस में 10% अब व्यापारी वर्ग के लोग जाने लगे हैं लेटरल एंट्री सिस्टम के बाद। हम्म। उन्हें पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो अगर करीबी हैं शासन तंत्र के, आरएसएस के, बीजेपी के या कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं, तो वो सीधा आईएएस बन सकते हैं। मेहनत तो गरीबों के बच्चों को करना है। तो अभी जो कमी आई, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं या अन्य व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, उनके बच्चे कर जा कहाँ रहे हैं, कहाँ से उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी मिल रही है, अगर वो व्यापार नहीं कर रहे हैं तो? हम्म। वो जगह है कॉर्पोरेट। उनके हितों का ख्याल कौन रख रहा है? कॉर्पोरेट। तो वो किसके पक्ष में खड़े होंगे? कॉर्पोरेट। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितनी जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं,
वो जब फिल्में बनाती हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हम्म। कॉर्पोरेट। तो किसकी इच्छा से फिल्में बनेंगी? कॉर्पोरेट। ये जी। जितने भी बड़े नेता हैं कहते हैं कि भाई हम तो परिवारवादी नहीं है, हमारा बच्चा तो कुछ और है, किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है। वो हम्म। कंपनी में 2 करोड़ 4 करोड़ का पैकेज लेके जो नौकरी कर रहा है, जो परिवारवादी नहीं है, क्योंकि सबका बेटा तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं हो सकता। अब तो तो वो तो दो चार 10 पोस्ट हाँ, होते हैं तो वो तो। बस जो टॉप के हैं उनके हम्म। बच्चों के लिए वो है। लेकिन जो कॉर्पोरेट में बड़े बड़े 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के पैकेज लेकर के काम कर रहे हैं, आ, उनकी आस्था किनके प्रति होगी? कॉर्पोरेट। जी जी तो जी जी। जो पूरा सिस्टम है, जो जिस सिस्टम को किसी एक व्यक्ति या किसी एक छोटे से समूह ने या किसी एक पार्टी ने या किसी एक संगठन ने खड़ा किया हो, वो उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे देश के सारे सिस्टमों पे कब्जा करने के लिए इतने सारे धन की जरूरत पड़ती है जो जनता कल्पना न कर सके। और आप समझिए एक बात, कि जीएसटी से हाईएस्ट वसूली हो रही है लगातार कई साल, हम्म। बहुत ज्यादा जनता टैक्स भर रही है। उसके बावजूद देश का जो ऋण है, 65-68 सालों में 55 लाख करोड़ का ऋण जो था देश के ऊपर में, वो बढ़ के अभी 161 करोड़ है, और 200 कुछ करोड़ पे जाने वाला है बहुत जल्द। 205 करोड़ का। हाँ। 205 करोड़ पे बहुत जल्द जाने वाला है। तो भाई, आप इतनी वसूली कर रहे हैं जनता से, ठीक है, आपको इतने डोनेशंस मिल रहे हैं कॉर्पोरेट से, इसके बावजूद आप जो है, कल हम लोगों ने जैसे चर्चा की कि कोविड के दौरान भी 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्होंने कर्जा और डोनेशन लिया विदेशी संस्थानों से, मतलब वैश्विक संस्थानों से। तो वो पैसे जा कहां रहे? आरटीआई जो यूपीए के टाइम में आई थी, 2005 में शायद आई थी, तो आरटीआई ये कहती थी कि भाई आप हर जानकारी हमसे ले सकते हैं, पारदर्शिता जनता के साथ सरकार का होना चाहिए। उसे अचानक कमजोर कर दिया जाता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कानून में भी आरटीआई के कई सारे प्रावधानों को कमजोर किया गया है इसके माध्यम से भी। तो कुल मिला जुला करके आज अगर आप जानकारी लेना चाहें कि आपके पैसे जा कहां रहे हैं, तो वो जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अब आप अगर ये कहेंगे कि हमें जानकारी चाहिए, हम भारत के नागरिक हैं, तो वो कहेंगे भारत का नागरिक छोड़ो, हम हिंदू हैं। उनके पास ऐसा गैंग है जो भले ही ये ना जानता हो, हिंदू शब्द का मतलब ना जानता हो, लेकिन वो हिंदू है, क्योंकि उसके हाथ में हथियार है। तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट किया गया है, जिससे लड़ना, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनसे लड़ने से ज्यादा मुश्किल है। जी। क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में पता चलता था कि वो हमारे अपने नहीं है, वो हम्म। कहीं बाहर से आए हैं। लेकिन यहां जो है, एक तो हमारे अपने देश से आए हैं, दूसरे उनके चोले के साथ लोग लगातार कंफ्यूजन में है कि वो शायद देश का हित चाह रहे हैं। जी। जिस तरह से वो बातें करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी का कत्ल करते हुए पकड़े जाएंगे तो वो कहेंगे कि ये राष्ट्रद्रोही था। हम्म।
ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, मामला खत्म। जी। नहीं, एक चीज और है दिग्नेश भाई। कुछ डिसेंट का शब्द सुनाई पड़ता है तो वहां बुलडोजर चला देना उनके घरों पे, ये सरकारी व्यवस्था का अंग बन गया है, जबकि कानून के किस मैंने ये भयंकर किस्म का आतंकवाद है। ये मतलब उसी उसी का ही, उसी टूल किट का हिस्सा है जो लोगों को बुलडोजर में चलाया जाता है। या बिल्कुल। दिखाया भी जाता है कि देख लो, यदि कोई और करा तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। जी तो बिल्कुल। कि हाँ। आज के दिन में जो बोल रहा है वो जान हथेली पे लेके बोल रहा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, क्योंकि हम्म। ये बहुत ही खतरनाक सा सिस्टम, एक आतंक का माहौल बन चुका है। कोई भी कभी भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन और एक, जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। चूंकि अब टाइम भी हो रहा है, 12 बज गया है। जी तो संक्षेप में इस पूरा इसको कल्मिनेट करते हैं। जी अ, एक चीज तो ये है कि चाहे अब ये जितना भी कहें कि बहुसंख्यकवादी हैं, फलाना है, ठिकाना है, इनके अपने जो ईवीएम और दूसरे दूसरी चीजों को भी हम मिला लेते हैं। जी जी मतलब उसके तमाम छंद, क्या बोलते हैं, साम दाम दंड भेद के बावजूद इस 35% से ज्यादा वोट नहीं है। टोटल टोटल यदि मिला भी लेते हैं जी तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बाकी जो जनता है, 70% या 65%, अभी भी इनके पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सब कुछ, सारे हिंदू इनके साथ हो गए। तो बाकी जो राहुल के साथ घूम रहे हैं, लालू यादव के साथ घूम रहे हैं, मतलब टीडीपी के साथ घूम रहे हैं, या जो भी ममता के साथ घूम रहे हैं, वो कौन से हिंदू हैं? और आप कहेंगे कि नहीं जी, वो सब देशद्रोही हैं। तो जब देशद्रोही ही ज्यादा हैं तो आप कौन सा चीज है जो ये सब करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इसको लेके क्योंकि अब समय आ गया है कि मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, अ, इनका तो एक चीज और है इसमें कि इनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है ये चुनाव जीतना। यदि हार गए तो फिर क्या होगा, शायद ये डर उनको सताने लगा है क्या? निश्चित तौर पे ये डर उन्हें इस बार नहीं, वो जीत जाएंगे तो भी अगले बार के लिए सताएगा। हम्म। ये भी डर उन्हें सताएगा कि कहीं जनता सारा खेल समझ गई तो आक्रोशित होकर के जी। आ, जब जनता जगती है तो कुछ भी हो सकता है, वो डर हम्म। सताएगा। लेकिन एक निश्चिंती तो जरूर है कि भय का माहौल बनाने के लिए 30-35% लोग ही काफी हैं। हम्म। ऐसे दूने लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उन्हें चुप नहीं, रहने। उसमें उसमें भी 30-35% जो वोट दिए हैं वो सब थोड़े उनके लोग हैं। मुझे लगता है कि उसमें मुश्किल से 5% या 10% ही लोग हैं। या कहिए कि जो संवैधानिक जो संस्थान है, वहां से जो कब्जा करके और तमाम चीजें की जा रही हैं, मीडिया और तमाम चीजें। एक लास्ट में एक थोड़ा सा मेरा क्यूरियोसिटी है। इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके हाँ। साथ को हम जी लोग। जी जी, एक क्यूरियोसिटी मेरी मेरी ये है कि आमतौर पे लोग सवाल करते हैं कि आप जिन मीडिया के को लेके आप उनके आरोप लगाने को लेके तमाम चीजों पे सरकारें गिर जाया करती थी या हिल जाया करती थी, ये तमाम चीजें होती थी। आज वही मीडिया, वही घराने हैं, और कैसे वो अचानक पूरा का पूरा चरण वंदना में लग गए और अच्छा खासा काम कर रहे हैं, या दुष्प्रचार और उनका एक कहिए कि प्रचार मंडली के रूप में वो काम कर रहे जी हैं। तो जो पहले थे सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस रही हो या क्षेत्रीय दल रहे हो,
जी जी जी। इन्होंने अपना या अपना कोई इस तरह का मीडिया तंत्र शायद खड़ा नहीं कर किया। जो नहीं, साउथ में है, साउथ में है, उन्होंने अपने जो भी है, अब उसको आप जो भी नाम ले, बहुत सारे उन्होंने वैकल्पिक मीडिया उन्होंने खड़ा किया। जी, और उड़ीसा में। ये, हाँ, तो कहीं मतलब सांपों को दूध पिलाने का तो काम नहीं कर रहे थे लोग। देखिए, उस पहलू पे हम ना जाएं, बल्कि हम ये सोचें कि कम से कम अब तक जो देश के सत्ता में जो कल था, जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में बैठे हुए लोग थे, कम से कम इतने ट्रांसपेरेंट, इतने पारदर्शी तो जरूर थे, या इतने नैतिक तो जरूर थे कि उन्होंने कभी जनता पे कब्जा करने की बात नहीं सोची, हम्म। व्यवस्था पे कब्जा करने की बात नहीं सोची। नहीं तो उनके पास पैसे भी अथाह होते, जिस तरह प्रचारित किया जाता है वैसे पैसे होते, और उनके पास जो है मीडिया संस्थान और बाकी चीजें भी जो है वो अटूट होती। जो ये मीडिया कंपनियां, देखिए, इनका मॉडल कोई बहुत ही छुपा हुआ मॉडल तो नहीं है ये जो मीडिया या लोगों को के साथ जो अ, ये तरीका अपनाते हैं, छुपा हुआ मॉडल नहीं है, वो तो सीधा है, साम दाम दंड भेद। इन चारों 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 जो अटैक करने के माध्यम से उसमें से किसी में तो फंसेगा कोई, या तो सामने फंस जाएगा, या दाम में फंस जाएगा, या जी। दंड में फंस जाएगा, या भेद में फंस जाएगा। तो किसी का भेद है इनके पास, किसी को दाम दे दिया गया है। नहीं, वही कह रहा हूँ कि एक तो मैं अभी मीडिया वाले उस पे पहलू पे, और खास करके जिसको आमतौर पे मुख्य धारा की मीडिया और तमाम चीजें कहते हैं, उस पे हम, मुझे लगता है कि अलग से हम बातचीत करेंगे कि वो, बिल्कुल। क्योंकि केवल लालच में, लालच तो यदि कांग्रेस देगी तो क्या कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं। तो आज की डेट में यदि कांग्रेस लालच देती है कि चलो जी हमारे लिए चरण वंदना करो या प्रचार करो, तो नहीं करेंगे। लालू बिल्कुल। यादव करते हैं तो क्या करेगी? नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं कर। और नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा एक वैचारिकी भी तो है साथ में, एक जैसे लग रहा है कि वो मेरी पार्टी, और मेरी पार्टी जीत गई, और उसको लेकर बड़ा मिठाइयाँ बांटी जाती है जिस तरह से मतलब वहां तो पूरा खुलेआम पक्षधरता है देखिए। वहां। तो ये जी। पक्षधरता का कारण केवल साम दाम भेद है, या उसका वही लोग थे यहाँ असर? यहाँ देखिए, जो अंडरवर्ल्ड के काम करने का मेथड होता रहता था, जो मुंबई की कहानियां हम लोग देखते पढ़ते थे, जी जी। उसमें या तो कैश या फिर बुलेट। तो ये डर भी तो है, दाम, साम दाम दंड भी तो है, हम्म। और फिर भेद भी तो है। बहुत सारे लोग हैं जिनके भेद, जैसे वो हमारे पूर्व जस्टिस थे, जिनपे अचानक एक दिन कोई किसी महिला ने केस किया, और उनका भेद रिकॉर्ड हुआ, और उसके बाद जो है वो, जो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पे निकल के आ गए थे, न्यायाधीश होते हुए सुप्रीम कोर्ट के, वो अचानक से बीजेपी के बड़े मुरीद बने। जज मिस्टर गोगोई थे शायद। नहीं, वो जैसे मोदी कहते हैं कि भाई अब सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तो कहीं यही सब तरीके तो नहीं है जो बदलाव, या जिस तरह से वो सोच रहे थे कि इस तरह से समझे समझे। तो खैर मुझे लगता है कि जितने पहलू हम लोग खोल के निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें न्यायिक वाले पे तो मुझे लगता है कि मतलब विस्तार में हमको बातचीत करनी पड़ेगी, सब जिसमें सारे पहलुओं पर विस्तार में बातचीत करनी हाँ हाँ। पड़ेगी, टूल किट को खोलना पड़ेगा, और जी जी उससे जी। उससे पहले हमें इसके दूसरे भाग में ये करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि लोगों के हाथ में क्या
क्या है जिसके माध्यम से वो इस तंत्र से जो आर्थिक तरीकों को इस्तेमाल करके जो है लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है और उन्हें थ्रेट भी कर रहा है, हम्म। उसको उसको काउंटर कैसे किया जा सकता जी जी, बस यही मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को ज्यादा फोकस है? भी जी करना चाहिए। और बाकी सब तो चीजें मालूम है लोगों को, जी मालूम है, लेकिन कई बार तो ज्ञान भी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो ज्ञान वही है जो वो चाहते हैं कि इसी तरह का ज्ञान आपके पास हो। तो या जिसको राहुल गांधी ने कहा कि भाई जेब कतरा, जब जेब काटना होता है तो आपस में लड़ जाते हैं, जी 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 और सबका ध्यान उधर होता है तब तक ये जी निकाल के चंपत हो जाता है तीसरा। और बाकी बाद में लोग सहानुभूति में छुड़ाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो सबका ध्यान उधर ही जाता है कि झगड़ा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और जी जबकि वो सोचवाया जा रहा है कि जाइए उधर। तो ये बिल्कुल। सब जी, तो मुझे लगता है कि अब यही हमको यहाँ विराम देते हुए जी जी अब जो कंटेम्पररी या जो रोज के जो नए नए उभरते मुद्दे हैं उस पर तो हम अलग से करेंगे बातचीत। तो बिल्कुल इन पहलुओं पे मुझे लगता है कि विस्तार से, और क्या बिल्कुल। नई नई आर्टें हैं, मतलब राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी नई जी आर्टें क्या हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो एक पूरा नई पहल है वो राहुल गांधी का है। और नो डाउट इस पे हम लोगों को भी नजर रखनी पड़ेगी, और देखते हैं कि वो क्या ये यात्राएं कैसे व्यक्ति को भी बदलेंगे और समाज को कैसे बदलेंगे। तो इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल। बाकी जो पूरा समाज जिस मकड़ जाल में फंसा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि पहले तो समझ जाए कि हाँ मकड़ जाल में फंसे हैं, उसके बाद वहां से निकलने की कवायद शुरू होगी, उसको काटने की, उस मकड़ जाल, उस पूरे जो तंत्र को खत्म करने की। और ये कोई कोई और नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल। लोग हैं। हाँ, और खास करके जो भी सतर्क नागरिक हैं, जी सचेत नागरिक हैं, बिल्कुल। तो उनका पहला फर्ज है कि इस सब चीजों को सीधे सीधे बताएं, लोगों को बताएं। जो भी साधन है, चाहे हमारे पास एक मोबाइल है या हमारे पास एक डाटा है जिससे थोड़ी हम बातचीत कर पाते हैं, इससे ज्यादा हमारी अभी हैसियत नहीं है। बिल्कुल। तो बस यही कहेंगे कि सचेत होकर सोचें, नए ढंग से सोचें, और फिर से मतलब बैक टू द बेसिक्स पे आके सोचा जाए कि बुनियादी रूप से हमको कहाँ से कहाँ ले जाया गया, कैसे ले जाया गया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और इससे कुछ भी समझ में आए तो आप बेहिचक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज आपको और सही समय पे नोटिफिकेशन कम से कम मिल जाए। तो विघ्नेश भाई, जी जी तमाम बाधाओं के बावजूद आप डटे हुए हैं पूरे मुस्तैदी के साथ, एक योद्धा की तरह। तो आपको ढेर बड़ा वाला सलाम। अरे और आपको और फिर जी जी, ज्यादा हाँ तो हिम्मत से आप जुटे हुए हैं। जी जी जी, तो चलिए जब तक है तब तक, जब तक है जान। दर्शकों तो को भी जो इसे पसंद कर रहे हैं कम से कम वो अपनी ओपिनियंस अपने हाँ, विचार कमेंट जरूर। जी जी। तो जरूर। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें।